गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, जिसमें पाठ 4 संधि। अब तक हमने पढ़ा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि जब दो वर्णों को मिलाया जाए तो उनकी मात्राओं में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि युक्त जो शब्द हैं उन्हें अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। इसमें हमने पढ़ा था स्वरों के भेद, संधि के भेद, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमने पढ़ा कि स्वर संधि 5 तरह की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। सबसे पहले व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहते हैं जब व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं पहला नियम, जिसके अनुसार वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वर्ण है उसमें 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन के अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। तो इन्हें वर्ग कहते हैं, वर्णों के वर्ग। तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसका नियम देखते हैं कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क वर्ग का है तो क, च वर्ग में च, ट, त, प अगर ये शब्द के अंत में है तो जो दूसरा शब्द जिससे हमें संधि करनी है उसमें पहला जो स्वर वर्ण है वो चाहे स्वर हो या फिर कोई भी तीसरा या चौथा वर्ण। यानी अगर क वर्ग का है तो तीसरा ग और चौथा वर्ण घ होगा। इसी तरह से च वर्ग का ज और झ तीसरा चौथा वर्ण होगा। तो इस तरह से तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व में से कोई हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसे अच्छे से समझने के लिए उदाहरण देखते हैं। क का परिवर्तन ग में हो जाएगा, च का ज में, ट का परिवर्तन ड में, त का परिवर्तन द में और प का परिवर्तन ब में हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे पहला उदाहरण दे रखा है वाग धन ईश। तो वाग पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण क है, और जो दूसरा शब्द है ईश उसका पहला वर्ण ई है यानी कि स्वर है। तो इसका परिवर्तन, क का परिवर्तन हो गया ग में और ये बन गया वागीश। इसी तरह से दिक् प्लस अंत, यहाँ पर भी स्वर है और क वर्ग का प्रथम वर्ण है तो ये बन गया दिगंत। इसका अगला है अच प्लस अंत। च का परिवर्तन हो गया तीसरे वर्ण यानी कि ज में, क्योंकि इसका मेल स्वर से हो रहा है इसलिए अजंत। अगला दे रखा है षड आनन, षड प्लस आनन, तो यह ट का परिवर्तन हो जाएगा उसके तीसरे वर्ण यानी कि ड में। इस तरह से हमने देखा कि क वर्ग, क, च, त, ट या प, इनमें से किसी भी स्वर या तीसरा या चौथा वर्ण हो इनका तो उनका परिवर्तन क का ग में, च का ज में, ट का ड में, त का द में और प का ब में हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम है यदि क, च, ट, त, प के साथ में न और या फिर म हो यानी कि पंचम वर्ण हो तो वे अपने पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। यानी क, च, ट, त, प के बाद में न और म आए तो पहले वर्ण का रूपांतरण 5वें वर्ण में हो जाता है, अर्थात क का
ड में बदल जाएगा, च बदल जाएगा ज में, ट ण में, त बदलेगा न में और प बदलेगा म में। उदाहरण के लिए वाक धन मय, यहाँ पर वाक यानी कि क आया है और अगला जो शब्द है उसमें म आया है, तो क का परिवर्तन हो जाएगा उसके 5वें वर्ण यानी कि ड में, लेकिन इसे बोलेंगे वाग्मय। षट प्लस मास, षट मास का परिवर्तन हो जाएगा, ण में ट का 5वां वर्ण हुआ ण, तो ट परिवर्तित हो जाएगा न में और इसे पढ़ेंगे षण्मास। दिक के साथ में नाथ यानी न आया है, तो क का परिवर्तन उसके 5वां वर्ण यानी कि ड में हो जाएगा, दिगन्नाथ बोला जाएगा ये है। और अगला षट का षण्मुख हो जाएगा। तो इस नियम में हमने देखा कि क, च, ट, त और प इन 5 वर्ग का प्रथम अक्षर आने पर परिवर्तन 5वें वर्ण में होगा, लेकिन कब होगा? जब न और म आए अगले दूसरा जो शब्द जिसे हमें संधि करना है, जोड़ना है, उसमें इसकी शुरुआत न या म से हो। अब देखते हैं तीसरा नियम जो कि त के संबंध में है। त का परिवर्तन जब संधि करेंगे तो कैसे, किस अक्षर में होगा? इसका पहला है कि यदि त के बाद च या छ हो तो त बदल जाएगा च में। त का मेल च या छ से होने पर त च में बदल जाएगा। जैसे सत का सत धन चरित्र, यहाँ पे च के साथ संधि हो रही है तो त बदल जाएगा आधे च में, यानी कि इसे पढ़ा जाएगा सच्चरित्र। च का वापस से आगमन हो जाएगा। अगला इसमें त का मेल यदि ज और या फिर झ किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर आता है तो उसका परिवर्तन, वह शब्द तो वैसे ही रहेगा अक्षर, लेकिन त जो है वह उसका परिवर्तन होगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो इसमें जब ज और झ में से कोई एक अक्षर आए साथ में जिसकी संधि की जानी है तो त का परिवर्तन हो जाएगा ज में। इसी तरह से उदाहरण दे रखा है सत धन जन, तो सत का त जो है वो परिवर्तित हो जाएगा ज में, तो सज्जन हो जाएगा ये। अगला नियम कि त का मेल ट या ट से होने पर त तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो त है वो भी ट बन जाएगा। जैसे सत टीका का सट्टीका हो जाएगा। इसी तरह से त के साथ ड या ढ आए तो त भी ढ बन जाएगा। जैसे उत धन डयन का हो जाएगा उड्डयन, यहाँ पे ड वापस से रिपीट हो गया है। इसी का अगला नियम है कि त के साथ अगर ल आए तो त ल में बदल जाएगा। जैसे उत धन लास का उल्लास, तो ये थे त के साथ में संधि के विशेष नियम। अगला है यदि त के बाद श हो तो त के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है, और यदि ह हो त के साथ में तो ह बन जाएगा ध और जो त है वह बन जाएगा द। इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। त का मेल श होने पर त के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। उत धन श्वास, यहाँ पर त भी है और श भी है तो त तो बन जाएगा च और श बन जाएगा छ में, तो ये कहलाएगा उच्छ्वास। इसी तरह हमने ह का देखा था कि अगर ह आए त के साथ में तो त बदल जाएगा द में और ह बदल जाएगा ह में, तो उत धन हार का बन जाएगा उद्धार। उत धन हरण का हो जाएगा उद्धरण। पत धन हति का हो जाएगा पद्धति। तो त के साथ में श या ह आने पर त भी परिवर्तित हो जाएगा और श और ह भी बदल जाएगा। श बदलेगा छ में और ह बदलेगा ध में। अब देखते हैं अगला नियम। अगला है छ के साथ में विशेष नियम। यदि त के किसी स्वर में छ के साथ छ आए और उसके बाद में कोई स्वर हो, या पहले स्वर आए और उसके बाद में छ हो, तो
एक और च का आगमन हो जाता है उसमें, जैसे अनु धन छेद, तो यहाँ पर च का आगमन हो जाएगा, अनु के साथ च भी जुड़ जाएगा और अनुच्छेद पड़ा जाएगा। इसी तरह स्वर और उसके बाद में छ है तो आ धन छादन, तो यह यहाँ पर च का आगमन होने पर यह बन जाएगा आच्छादन। परि धन छेद, च फिर से जुड़ जाएगा तो परिच्छेद, यानी इसमें प्रथम और द्वितीय जो शब्द हैं दोनों वैसे ही रहेंगे, लेकिन इनके बीच में च आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर छ है और आगे स्वर है। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर यानी कि अ या दीर्घ स्वर आ हो तो ही यह परिवर्तन होगा, छ के पहले च जुड़ जाएगा। जैसे स्वर धन छंद, यहाँ पर स्वर में अ है और अनु धन छेद, यहाँ पर जो ऊ है वह ह्रस्व है यानी छोटा ऊ है, छोटा ई या अ या आ, और छोटा ऊ होने पर ही यह परिवर्तन होता है, च भी जुड़ जाता है। अगला, यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन क से म तक, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? जिन्हें बोलने पर हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, वे सारे स्पर्श व्यंजन हैं। तो क के बाद यदि कोई भी स्पर्श व्यंजन जो कि क से म तक आते हैं, यह आए तो म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि म का परिवर्तन अनुस्वार या पंचम वर्ण में, यानी जो किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहला उदाहरण दे रखा है सम धन कल्प, तो यह समकल्प नहीं पढ़ा जाएगा, म का परिवर्तन न के रूप में हो जाता है और ये पढ़ा जाएगा संकल्प, लेकिन लिखा जाएगा या तो अगर विशेष रूप में लिखेंगे तो ड आएगा, अन्यथा स के ऊपर बिंदी लगाकर हम अनुस्वार को प्रकट करेंगे। अगला, अलम धनकार का हो जाएगा अलंकार, सम धन गति का संगति, सम धन घात का संघात। तो म का मेल स्पर्श व्यंजन जो कि क से म तक आते हैं से होने पर म उसी वर्ग के पंचम वर्ग में, विशेष ध्यान ये रखना है कि जो वर्ग है उसी का पंचम वर्ण बन जाएगा, यानी कि क का पंचम वर्ण ड, च का पंचम वर्ण ज, त का न, और क का फिर से म और भ का है तो उसका पंचम वर्ण म में परिवर्तित हो जाएगा। तो किम धन कर का किंकर, किम धन चित का किंचित, सम धन तोष का संतोष, किम धन तू का किंतु, सम धन कल्प का संकल्प, सम धन भव का संभव। इस तरह पंचम वर्ण यानी कि ज, ड, ज, न या म में इनका परिवर्तन हो जाता है। अगला, म के साथ में अगर म आए, ऐसे शब्द हों जिनमें दोनों में प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण म हो और दूसरा शब्द जिससे संधि करनी है उसका प्रथम वर्ण या शब्द प्रथम अक्षर म हो, तो दोनों म रहेंगे, उनमें परिवर्तन नहीं होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन एक और म का आगमन हो जाएगा। इसी का उदाहरण दे रखा है सम धन मान का सम्मान, सम धन मानित सम्मानित, सम धन मिश्रण सम्मिश्रण, सम धन मति सम्मति। यानी म के साथ में म को जोड़ा जाएगा तो म एक आधा म हो जाएगा और एक पूरा म, यानी द्वित्व व्यंजन वहाँ पर आएंगे, लेकिन ये अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा, यानी अनुस्वार यानी बिंदी के रूप में हम इसे प्रकट नहीं करेंगे, बल्कि उसे पूरा लिखा जाएगा। सम धन मति को जैसे म के साथ में म आधा म भी लिखा गया है, तो अनुस्वार कहाँ आएगा? जब स्पर्श व्यंजन हो लेकिन म ही वापस से आए तो वहाँ पर हमें बिंदी नहीं लगानी है, पूरा ही लिखना पड़ेगा। अगला,
म के बाद यदि य, र, ल, व, श, स और स हो या ह आने पर म का अनुस्वार हो जाता है। अब यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं कब? जब य, र, ल, व, श, स हो और ह, ये अंतिम जो वर्ण है वे आए तो हम अनुस्वार में परिवर्तित उनको कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है कि सम के साथ में यदि यम आए तो य का म जो है वो उसका परिवर्तन अनुस्वार यानी बिंदी के रूप में हो जाएगा, हमें म फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे संयम, सम धन लाभ का संलाभ, सम धन हार का संहार, सम धन रक्षण का संरक्षण, सम धन वाद का संवाद, सम धन शोधन मिलकर बनेगा संशोधन। तो यहाँ पर हमें फिर से म का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अगला, म का मेल स्पर्श व्यंजन को छोड़कर ये सारे क्या कहलाते हैं? य, र, ल, व, श, स, ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन, यानी इनको उच्चारण करने पर हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, इसीलिए ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये अगर आए दूसरे शब्द में तो हमें म फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला नियम यह है कि र, री, र और श के बाद यदि न या न हो तो ये न में बदल जाएगा। अगर जिस शब्द में हमें संधि करनी है उसका अंतिम अक्षर री है तो वह बदल जाएगा। उसके बाद अगर न है, री के बाद न है तो न बन जाएगा। र है अंतिम अक्षर और उसके बाद न है तो यह भी न में परिवर्तन हो जाएगा, और अगर श है तो वह उसके बाद न आने पर भी न में बदल जाता है। उदाहरण दे रखा है जैसे कर, धन, न। तो यहाँ पर कर में र आया है और उसके साथ में न का हमें मेल करना है तो यह बन जाएगा कर्ण। परि, धन, नाम का परिणाम, कृष, धन, न का कृष्ण, भूष, धन, अन्न बन जाएगा भूषण में। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ण हैं, अक्षर हैं जिनके आने पर न में परिवर्तित नहीं होगा, ये न ही रहेगा। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, दुर्जन, पर्यटन, दर्शन, रसना, अर्जुन, अर्चना, रतन। इनमें न का परिवर्तन न में नहीं हुआ क्योंकि ज, ट, श, स, ज, च और ज एवं त का प्रयोग हुआ है जो कि ट वर्ग का त वर्ग, श, स या इन वर्गों में से आए हैं ये अक्षर, इसलिए न जो है वह न में परिवर्तित नहीं होता है। क्योंकि इसमें ये नियम दिया हुआ है कि अगर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, श और स आए बीच में तो न में नहीं परिवर्तित होगा, लेकिन अगर ये अक्षर नहीं है और र, री और श है उनके बाद न है तो ही ये न में बदलेगा। ये थी हमारी व्यंजन संधि। आगे पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में।